वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपसे बेसिक सवाल पूछना चाहता हूँ। इंडिया क्या सुपर एक ग्लोबल पावर है? जिस तरीके से बोला जाता है ना कि इंडिया इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट ग्लोबल पावर ऑफ द वर्ल्ड। काफ़ी देश नाम आते हैं, बट ऐसा वास्तविकता में है क्या? आई थिंक जितना मुझे पता है कि सिर्फ 3 ही देश ऐसे हैं जो एक्चुअल में ग्लोबल पावर में आते हैं, एंड इंडिया इनमें बिलोंग नहीं करता है। एंड क्या हमारा जो ग्लोबल पावर बनने का सपना ही रह जाएगा? काफ़ी कुछ चीज़ें हैं, पॉइंट्स हैं जो इंडिया के अभी पोजीशंस बताती है, एंड उसके बाद भी ये हम किन चीज़ों के पीछे काफ़ी ज़्यादा बात करना ज़रूरी है। एंड कुछ मैंने डाटा काफ़ी कुछ कलेक्ट किया है। पर्टिकुलरली बात करें तो 140 करोड़ लोग हमारी जनसंख्या है। उसके बाद भी हम 5th लार्जेस्ट, आई थिंक अब तो 150 हो जाएगी करोड़, 5th लार्जेस्ट इकनॉमी है। एंड बट फिर भी अगर बात करें जीडीपी एंड डिफेंस एंड मैंने चीज़ों के बारे में, तो हमारा जो इंडिया है वो यूएस और चाइना से काफ़ी ज़्यादा पीछे है। एंड विथ लार्ज पॉपुलेशन आपके साथ में अगर ये चीज़ आप 5th नंबर पे हो तो मतलब ये बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है, एंड दिस नीड टू बी डिस्कस्ड। इसके अलावा आपको पता है कि गवर्नमेंट का जो रोल होता है वो तो इतना इंपॉर्टेंट होता ही है, बट इंडिविजुअल लेवल पे भी रोल होता है किसी भी देश को ग्लोबल सुपर बनाने के लिए। तो हम साथ में इसके बारे में डिस्कस करेंगे विथ फैक्ट्स, फिगर, काफ़ी कुछ डिटेलिंग, एंड लास्ट में अपना ओपिनियन की बात करूँगा। एंड आई ऑल्सो रिक्वेस्ट यू ऑल टू शेयर योर ओपिनियन इसके बारे में, क्योंकि अगर ऐसी इश्यूज़ अगर इंडिया में डिस्कस हो रहे हैं तो इंडिया कहीं ना कहीं अपना फर्स्ट स्टेप ले चुका है। एंड वी शुड नीड टू अवॉइड द डम टॉपिक जो आजकल नेशनल टीवी पे और न्यूज़ चैनल पे चलते रहते हैं। आई शुड नॉट मेंशन एनीथिंग, बट आप सभी जानते हो। सो हेलो गाइस, दिस इज डॉक्टर करण। अगर आप चैनल पे नए हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। सो बात करते हैं जो ग्लोबल सुपर पावर होती है उसको किस मायने में आप डिफ़ाइन करते हो, उसके क्या क्या पहलू होते हैं जो भी डिफ़ाइन करता है कि कोई देश सुपर पावर है, सुप्रीम है बाकी देशों के कंपैरिजन में। उनके जो मेन जो 5 पिलर्स होते हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे विथ एवरी स्टैटिस्टिकल डाटा, एंड अपनी इंडिया की जो करंट पोजीशन है उसको भी हम बताएंगे कि किस तरीके से इंडिया कहाँ स्टैंड करता है। उसके बाद हम बात करेंगे क्या क्या रुकावटें हैं। तो सबसे पहले आती है अपनी मिलिट्री, मोस्ट इंपॉर्टेंट आती है मिलिट्री। मिलिट्री में एक्चुअल में ये सिर्फ मिलिट्री इन टर्म्स ऑफ डिफेंस नहीं आता कि डिफेंस में कितना क्या है, इसमें मैटर करता है कि आर्मी की मतलब कि पॉपुलेशन कितनी है, आर्मी की स्ट्रॉन्ग कितनी है। इसके अलावा डिफेंस का बजट जो मेन होता है बड़े लेवल पे, क्योंकि हर एक वॉर आप हैंड टू हैंड कॉम्बैट में लड़ जाती है। आजकल जो टेक्नोलॉजीज़ काफ़ी ज़्यादा जो मिलिट्री डिफेंस में पैसा लगता है, जो कि एक देश अपना जो बजट है उसमें पेश करता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो अकॉर्डिंग टू स्टैटिकल एनालिसिस 2024 का जो डाटा था वो $80 बिलियन के आसपास इंडिया ने अपना बजट डिसाइड किया था। एंड आई थिंक 7 to 9% जो बजट है वो इंक्रीज में वृद्धि हुई है इसके अंदर और इंडिया के बजट में, बट स्टिल इट इज़ अ बिग नंबर। बट यूएस की बात करें तो $877 बिलियन है, जो कि बहुत बड़ी बात है। ऑलमोस्ट 10-11 गुना हो गया लगभग, हाँ अभी 10 गुना हो गया, जिससे 90 बिलियन के आसपास इंडिया का है। एंड पर्टिकुलर चाइना की बात करें तो $292 बिलियन, जो कि ऑलमोस्ट 300 है, जिसका लगभग 3-3.5 गुना ज़्यादा हो गया। एंड पर्टिकुलर न्यूक्लियर देखते हैं कि जो अपना आज कोई भी देश किसी को अटैक करने से पहले सोचता है, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियर पावर को देख के। तो न्यूक्लियर वॉर हेड्स के बारे में बात करें संख्या तो इंडिया के पास 172 है। आपको लग रहा है बहुत बड़ी बात है, बट अगर मैं आपको कंपेरिजन दिखाऊँ तो चाइना के पास 410 के आसपास है, एंड यूएसए के पास में 5244 है, मतलब 5244। लिटरली इट इज़ मैसिव एंड काफ़ी कुछ। बट इंडिया के साथ थोड़ा सा फ़ायदेमंद ये हो सकता है कि जो इंडिया की जो लॉजिकल लोकेशन है जहाँ पे इंडिया यहाँ पे लोकेट करता है वो की पोजीशन पे है। पैसिफिक ओशियन के जो इंडो पैसिफिक की जगह पे जो लोकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेटेजिकली मिलिट्री के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन है। बट इसका मतलब ये नहीं कि आपके जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं उनको आप साइड कर सकते हो। मिलिट्री स्ट्रेंथ के बारे में करंट पोजीशन की बात करूँ मैं बताया, इंडिया है दुनिया की 4th लार्जेस्ट मिलिट्री बिलोंग करती है। एंड इंडिया के पास में काफ़ी ज़्यादा मतलब देशों से अपने डीलिंग करी थी, रशिया वगैरह से, तो राफेल भी जेट किए थे और S-400 मिसाइल भी लिए। बट जो इंडिजीनियस जो वेपन्स हैं वो इंडिया काफ़ी ज़्यादा लेक कर रहा है। हमारे जो लेवल पे खुद के लेवल पे जो देश के अंदर जो वेपन्स वगैरह बनने चाहिए अभी भी उतना उत्पादन नहीं है। एंड इसके अलावा जो मतलब इंडिया में एजेंडा चल रहा है आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव, उसमें डिफेंस सेक्टर को ज़्यादा बूस्ट करने की कोशिश की जा रही है, बट फिर भी जो भी प्रोडक्शन जो पोटेंशियल है काफ़ी ज़्यादा लो है।
एंड अपन सेकंड देखते हैं, ये तो मेन सुप्रीम पावर हो गई। इसके अलावा सुपर पावर बनाने के लिए दूसरी इसमें आती है इकोनॉमिकल पावर, जो कि एक्चुअल में मायना इनका बहुत बड़ा होता है। लोग बात करते हैं जीडीपी के बारे में, जीडीपी एक पहलू होता है देश का, बट आपको पता होगा कि इंडिया का जीडीपी में वो बाद में डिस्कस करूँगा कितना जीडीपी है। बट अगर साउथ अफ्रीका कंपेरिजन है, साउथ अफ्रीका का जीडीपी काफ़ी ज़्यादा हाई है, बट आप सबको पता है कि वहाँ पे इकोनॉमिकल कंडीशन क्या है, कितनी वहाँ पे लोग वहाँ पे सफ़र कर रहे हैं। सो पर्टिकुलरली इकोनॉमिकल पावर की बात करें तो इंडिया की अभी जीडीपी 2024 के आसपास 3.7 ट्रिलियन थी, एंड लोग बोल रहे हैं कि 4 के अराउंड हो जाएगी, जो एनालिसिस जो फॉरकास्ट किया जा रहा है। एंड IMF के मुताबिक 2027 के आसपास भारत यहाँ पे जर्मनी को भी छोड़ के 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन सकता है। बट लेकिन ये बात जीडीपी की रही। बट अगर अपन डिस्कस करें पर कैपिटल जीडीपी के बारे में, जो कि मेन जो होता है, तो पर कैपिटल जीडीपी के अकॉर्डिंगली यहाँ पे $2660 है, एंड आई थिंक नॉमिनल $2940 के आसपास है इंडिया का। काफ़ी ज़्यादा बड़ा लग रहा होगा बट आपको, बट अगर कंपेरिजन में उसको चाइना और USA से, लोग बोले चाइना और USA कंपेयर क्यों कर रहे हैं, बट ऑब्वियस बात है आपको हमेशा अपने सुपीरियर से कंपेयर करना पड़ेगा। मैं हमेशा मानता हूँ कि नीचे वाले लोगों से कंपेयर करोगे तो नीचे की तरफ जाओगे, एंड अपने ऊपर वाले से, अपने ऐसे सराउंडिंग में सुपीरियर लोगों से कंपेयर करोगे तो उनसे उनके बराबर खड़े होगे। तो अगर चाइना के बारे में बात करें तो $12,500 इसका पर कैपिटा इनकम, वो जीडीपी है, पर कैपिटा जीडीपी। एंड USA का बात करें तो $80,000। लिटरली बड़ा मायने रखता है कितना बड़ा फर्क फासला है यहाँ पे। एंड अभी करंट सिनेरियो में देखें तो ग्रोथ रेट काफ़ी ज़्यादा अच्छी होने के बाद भी बात करें तो दिक्कत यहाँ पे क्या आ रही है, जीडीपी में इतना ज़्यादा पर कैपिटा जीडीपी में इतना डिफरेंस जो आ रहा है, वो यहाँ पे इसलिए आ रहा है क्योंकि जो वेल्थ की जो यहाँ पे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, मेन तो ये कारण होता है। इस चक्कर में क्या होता है, लॉन्ग टर्म जो इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट होती है। तो ये चैलेंज है काफ़ी ज़्यादा। इकोनॉमिकल पावर कर मैं पावर की बात करें, इकोनॉमिकल पावर में तो करंट स्टेट के हिसाब से यहाँ पे जो ग्रोथ रेट की पिछले साल 6.5% रही थी इंडिया की ग्रोथ, कंपेरिजन टू चाइना और USA कम रही थी। थोड़ा इसके पीछे ये भी होता है कि वो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, हमारी डेवलपिंग कंट्री है, इसलिए चाइना भी डेवलपिंग में आता है। टू बी मेक श्योर इट, चाइना की बात करें तो 5.2% तक ये ग्रोथ हुई है, एंड US से 2.3, बट फिर भी कम है। बट एटलीस्ट हम समझ सकते हैं कि क्या क्या ये टर्म्स हो सकते हैं। बट ग्रोथ होने के बाद भी, ग्रोथ रेट अच्छे होने के बाद में यहाँ पे मेन प्रॉब्लम क्या है, वो ट्रेड डेफिशिएंट को लेकर आता है। एंड पर्टिकुलर आपको पता होगा कि रशिया USA और इंडिया के बीच में यहाँ पे मोदी जी भी गए थे कि रशिया एंड ट्रेड टैरिफ के बारे में बात चल रही थी। मैंने पर्टिकुलर वीडियो भी बनाई है इसी चैनल पे, आप चाहे वीडियो भी देखिएगा। मैंने ट्रेड टैरिफ के बारे में डिस्कस किया था डिटेल के अंदर। सो एक्चुअली जो ट्रेड डेफिशिएंट होता है ना, इंडिया में मात खाता है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच में जो ट्रेड डेफिशिएंट होता है, तो पर्टिकुलरली यहाँ पे अभी $250 बिलियन का ट्रेड डेफिशिएंट है। उसका मतलब ये है कि इंपोर्ट हम ज़्यादा कर रहे हैं दैन एक्सपोर्ट, तो डिपेंडेंसी बदलती है। भारत एक्सपोर्ट ड्रिवन कंट्री इकोनॉमी बनना है, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। एंड दिस इज़ द वन ऑफ द बिगेस्ट कंसर्न जो कि हम बात करते हैं। फार्मा एंड बहुत सारे सेक्टर है, डायमंड सब हो गया, काफ़ी सेक्टर है जो हम सब काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट अच्छा करते हैं। बट मेजर जो इकोनॉमी को जो बूस्ट देने वाली चीज़ है वो ये नहीं है। सब हम बात करते हैं टेक्नोलॉजिकल एम्पावरमेंट के बारे में, तो पर्टिकुलरली इसरो ने 2023 के आसपास चंद्रयान का जो मिशन किया था, चंद्रयान 3, एंड इसके अलावा आदित्य L1 लूनर मिशन किया था, अभी आपको रिसेंटली पता होगा। सो दुनिया को होने वाला भारत की जो स्पेस पावर है वो भी जो देखी थी, बट इतना ही काफ़ी नहीं है। इसके अलावा और भी चीज़ें जैसे कि अपना UPI के बारे में जो ट्रांजेक्शन्स वगैरह देखें तो मतलब डिजिटल पेमेंट का जो दुनिया में पहले से लीडर इस्टेब्लिश हो चुकी है। UPI ट्रांजेक्शन की बात करें तो हर महीने लगभग अकॉर्डिंग टू द 18 लाख करोड़ यहाँ पे इंडिया के अंदर ट्रांजेक्शन्स करते हैं लोग। बट अब मेन चीज़ आती है क्या कि सिर्फ ये इतनी जो टेक्नोलॉजिकल एम्पावरमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा सफिशिएंट रहेगा। आपको देखने को मिलता है बाकी देशों में AI पे काम चल रहा है, बहुत कुछ अलग अलग USA बना रहा है। इसके अलावा आपको रशिया बना रही दिख रही है, अपना इलॉन मस्क ने भी ग्रो बनाया है, बट चाइना ने DeepSeek बनाया है। बट इंडिया का AI क्या है बताओ, जो फ्यूचर बता सकता है, जो बहुत कुछ एनालिसिस कर सकता है, वो अपना जो कह रहे हैं एस्ट्रोडॉग है। लिटरली एस्ट्रोडॉग को इस तरीके से प्रमोट किया जा रहा है। सो ये चीज़ है। तो इंडिया की बात करें तो आपको ये चीज़ मतलब मैटर करती है। बट AI डेवलपमेंट के और साथ में जो सेमीकंडक्टर होता है उसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। काफ़ी ज़्यादा डिस्कस लार्ज वे पे होता है कि सेमीकंडक्टर के पीछे दोनों के मामले काफ़ी ज़्यादा इंडिया पीछे है। लगभग बात करें अभी इंडिया में करंटली जो इन्वेस्टमेंट होता है ना यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेमीकंडक्टर में, वो ऑलमोस्ट 10 बिलियन के आसपास ही सिर्फ इन्वेस्टमेंट होता है। बट अगर चाइना कंपेरिजन करें तो 143 बिलियन इन्वेस्टमेंट कर रहा है। एंड आपको पता है AI एंड जो ऑटोमेशंस के बारे में बात करें तो इंडिया अगर इस चीज़ पे कमांड कर लेती है
तो जो सुपर पावर बनने में भारत को खोल नहीं सकता, क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ होती है। ये जो पावर होती है ना, ये जो लोगों के सामने नज़र नहीं आती बाहर। आपको पता है कि एक रशिया के बारे में बात, अमेरिका के बारे में बात चल रही थी कि अमेरिका के जो इम्पोर्ट एक्सपोजिशन लगा रखे हैं, अलग अलग देशों ने टैरिफ लगा रखे हैं, तो इतना अमेरिका नहीं लगाता, उनके बाकी देशों जो वो खुद इंपोर्ट करता है। बट उनको जिन दिख रहे हैं यहाँ पे डिजिटल जो यहाँ पे जो ये बड़ी बड़ी स्टार्टअप हैं, जो कि फेसबुक और ट्विटर वगैरह, उनका तो एक्चुअल में इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा है, और वो पैसे कमा के भी खूब दे रहा है अमेरिका को। उसके बारे में कोई बात नहीं करता। तो अभी मैंने बताया कि ये जो पावर होती है ना, टेक्नोलॉजी काफ़ी बड़ी पावर होती है। सुप्रीम पावर जो सुपर पावर को डिफाइन करने के लिए, इस देश को स्टैब्लिश करने के लिए काफ़ी बड़ी चीज़ होती है। सो टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपको क्वांटम कंप्यूटिंग एंड बायोटेक के बारे में आगे इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि देश काफ़ी ज़्यादा क्लोनिंग वगैरह काफ़ी कुछ मतलब आगे बढ़ चुका है। तो बायोटेक में फ्यूचर है एंड उसमें इन्वेस्टमेंट करने की भी जरूरत पड़ेगी। इंडिया लेवल पे बड़े बड़े लोग बैठे हैं। अब बात करते हैं फोर्थ इंपॉर्टेंट जो पिलर है जो कि सुपर पावर बनाने का, वो यहाँ पे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस आता है। और ये इंटरनेशनल लेवल पे हम बात कर रहे हैं। सो पर्टिकुलरली आप सभी को पता है इंडिया की जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस अभी करंट के अंदर यहाँ पे जो अपना जो एशियन रीजन है, साउथ एशियन रीजन, वहाँ पे ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा मतलब कि इम्प्रूव हुई है साउथ एशिया के अंदर। बट अगर इंटरनेशनल में बात करें तो भारत मतलब ब्रिक्स में भी शामिल है, G20 देशों के अंदर शामिल है एंड क्वाड के अंदर भी शामिल है। बट UN का जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके अंदर भारत अपनी परमानेंट सीट अभी भी नहीं कर पाया। इनफैक्ट यहाँ पे जो वीटो पावर है वो भी भारत को नहीं मिली है। एंड मेन जो इंडिया के लिए एक और चैलेंज होता है थोड़ा सा US एंड रशिया के बीच में बैलेंस बना पाना। उनकी जो रिलेशनशिप्स हैं उनको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। आप सभी को पता है कि किस तरीके से ये जो वर्ल्ड अलग अलग ग्रुप में बट रखा है। तो इंडिया को ये पोजीशन, क्रिटिकल पोजीशन काफ़ी ज़्यादा बताती है एंड इंडिया को उसके अकॉर्डिंगली डिसीजन लेना पड़ता है। इसलिए पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है एंड वीटो पावर काफ़ी कुछ चीज़ें होती है। बट इंडिया के जो रीजनल जो इन्फ्लुएंस है काफ़ी अच्छा खासा है साउथ एशिया के अंदर, जो बाकी देशों को लेके चल रहा है। इसके अलावा इंडियन ओशन रीजन में भी जो इन्फ्लुएंस है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। छोटे छोटे देशों को साथ में लेके चल रहा है, जैसे कि मालदीव हो गए एंड और भी देश हैं। तो दैट इज़ द गुड थिंग। बट स्टिल पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ग्लोबल डिसीजन लेने में इंडिया का अगर इम्पैक्ट ज़्यादा होगा तो देन इट विल डेफिनेटली बूस्ट अवर इकोनॉमी। अब बात करते हैं इसमें यहाँ पे कल्चरल डोमिनेंस के बारे में। कल्चरल डोमिनेंस भी अपने आप में एक सॉफ्ट पावर होता है। आप जैसे बात करते थे पहले बातें चलती थी हमारे घरों में कि जो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस कितना है, वेस्टर्न हम ट्रेडिशन फॉलो कर रहे हैं, वेस्टर्न चीज़ें ट्राई कर रहे हैं, वेस्टर्न सब कुछ बढ़ रहे हैं। अपने जो पुराना खुद का जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं उनको हम पीछे छोड़ते जा रहे हैं। वो भी आप पे एक सोच बदलता है एंड आप अपने आप को बल ऐसा लगता है कि आप इन्फीरियर हैं। जो वेस्टर्न वर्ल्ड में जो लोग बिलोंग करते हैं वो यहाँ पे सुपीरियर है। सो कल्चर जो डोमिनेंस होता है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इंडिया के अंदर मोस्टली बॉलीवुड जैसे पुष्पा, काफ़ी कुछ ज़्यादा मूवी, RRR मूवी एंड पहले भी काफ़ी सारी मूवीज़ आई हैं। मतलब डोमिनेंस ग्लोबल लेवल पे भी बढ़ रहा था बॉलीवुड का एंड अलग अलग रीजनल सिनेमास का। साथ में जो योगा की बात करें, ये भी कल्चरल एक इन्फ्लुएंस है। कल्चरल डोमिनेंस देखें तो योगा है, सबका मिला के लगभग 88 बिलियन का वेलनेस का जो ग्लोबल वेलनेस इंडस्ट्री बन चुकी है योगा अपने आप में। एंड बट कल्चरल डोमिनेंस में बात करें तो बॉलीवुड की बात करें 2024 में यहाँ पे 12,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है। बट अगर हॉलीवुड और यहाँ पे कंपैरिजन करें तो हॉलीवुड के अकॉर्डिंग हॉलीवुड में यहाँ पे 2.5 लाख करोड़ थे यहाँ पे से ज़्यादा मतलब कि उन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया है। तो बहुत ज़मीन आसमान का फर्क देखने को मिलता है। एंड एक चीज़ आपने काफ़ी ज़्यादा फेमस है, एक कल्चर है जो कि K-pop का कल्चर है। एंड ये बहुत बड़े लेवल पे, मैसिव लेवल पे यहाँ पे वर्ल्ड में डोमिनेंस शो कर चुका है। एंड जो अपन बात करें यहाँ पे इतना खतरनाक है पॉप इंडस्ट्री की, जो ग्लोबल रेवेन्यू लगभग 10 बिलियन डॉलर का आसपास पहुँच चुका है। एंड साउथ कोरिया में जिस तरीके से BTS जो ग्रुप बन रखा है वो काफ़ी ज़्यादा बहुत बड़ी सॉफ्ट पावर बन के निकला हुआ है एंड मतलब एक पहचान बन चुकी है। तो भारत को भी अपनी जो कल्चरल ब्रांडिंग एंड जो सॉफ्ट पावर उसको इन्फ्लुएंस करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी पड़ेगा एंड थोड़ी सी एग्रेसिवली कल्चरल प्रमोशन करना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बात करते हैं ऐसी कौन सी रुकावटें हैं जो भारत सुपर पावर नहीं बन पा रहा है। मेजर जो 5 चीज़ें हैं जो यहाँ पर मैंने फिगर आउट करी है एंड बहुत बड़े लेवल पे ये चीज़ मतलब इफ़ेक्ट कर रही है इंडिया की जो ग्लोबल पावर को, तो उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है इसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो देखने को मिलता है। एंड 2024 के डाटा के अकॉर्डिंगली जो भारत के अंदर ये जो हाईवेज़ वगैरह बात करते हैं 7 लाख किलोमीटर 7 लाख किलोमीटर तक फैला हुआ है। बट अगर कंपैरिजन करेंगे चाइना के कंपैरिजन में तो ये वहाँ पे 10 लाख किलोमीटर तक फैला हुआ है। एंड लोगों को लग रहा था 1 लाख किलोमीटर फ़र्क क्या है, काफ़ी एक बड़ा फ़र्क होता है ये।
आप जिस तरीके से जहाँ चौराहे पे अगर आप जाम देखते हैं ना, तो आप देख के बोल जाएगा कि इंडिया के जो हाईवे के क्या स्टैंडर्ड है। एंड हाईवे का स्टैंडर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ये बात बता दूँ मैं आपको। जितने बड़े हाईवे होंगे, जितने यहाँ पे लॉन्ग रूट मतलब सफ़े एफिशिएंट होंगे, उतने यहाँ पे बड़े लेवल पे जो कंपनी के जो ट्रक जाते हैं, सिंपल बसों से आपको ट्रक वगैरह के थ्रू जगह जगह पर ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसपोर्टेशन में काम आएगा, तो इंडस्ट्रियल जो बूस्ट है ना वो अपने आप मिलता है। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन इन टर्म्स ऑफ हॉस्पिटल की जो फैसिलिटीज़ है गाँव तक पहुँचाने में, जो ग्राउंड लेवल जीरो लेवल पे यहाँ पे दुकानों के अंदर सामान वगैरह प्रोडक्ट वगैरह पहुँचाए जाते हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो रोड एंड रेलवे, ये सारे काफ़ी ज़्यादा मैटर करते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आती है जो भी सुपर पावर पर डिपेंड करती है। सो यहाँ पे इंडिया के अंदर मतलब बड़ी ये चीज़ें प्रॉब्लम है। एंड हाई स्पीड जो रेल नेटवर्क है इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा वीक है। एंड स्लो मतलब रीच टू द एवरी मतलब सिटी के अंदर जो रीच है काफ़ी स्लो है। तो ये मेजर इशूज़ हैं। एंड स्मार्ट सिटी तो मतलब जिस तरीके से मैं सुनता आ रहा था कि रिंग रोड के बारे में एंड काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रोजेक्ट बन रहे थे कि मेक इन इंडिया स्मार्टर, मेक इन इंडिया चल रहा था, काफ़ी कुछ मतलब जो इनिशिएटिव लिए गए थे, बट वो आज कहाँ स्टैंड करते हैं आप सभी को पता होगी ग्राउंड रियलिटी। सेकंड जो मेजर प्रॉब्लम है वो यहाँ पे करप्शन ब्यूरोक्रेसी है। एंड जो ब्यूरोक्रेसी इंडियन जो ब्यूरोक्रेसी सिस्टम है उसके बारे में काफ़ी अच्छे से बात की है हमारे सेकंड चैनल में जाके आप जो भी देखिएगा। इसमें मैंने बात करा था कि जो इंडियन जो ब्यूरोक्रेसी एजुकेशन सिस्टम है, या जिस तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो माहौल है IPS IAS एंड अलग अलग जो ब्यूरोक्रेट पोजीशन के अंदर, उसके कारण क्या क्या प्रॉब्लम आती है देश लेवल पे, क्या क्या मतलब उसके अंदर वीक पॉइंट्स है वो मैं डिस्कस करें, वो आप जाके जरूर देखिएगा। पर्टिकुलरली बात करें करप्शन के बारे में, तो यहाँ पे इंडिया का जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है वो 84th रैंक पे 85th रैंक पे आता है, ये पिछला डाटा 2024 का। एंड चाइना कंपेरिजन में वो 65 पे आता है एंड USA 24 पे। बहुत बड़ा मेजर यहाँ पर डिफरेंस है। मतलब ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इम्प्रूव हो रहा है, बट जो ये पॉलिटिकल जो करप्ट है देखने को मिलता है, काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करता है। इसके अलावा जो इस चीज़ में होता क्या है कि जो अपना यहाँ पे जो पॉलिटिकली जो यहाँ पे एजेंडाज यहाँ पे सांसद में लोगों के बीच में यहाँ पे मैच नहीं करते हैं किसी भी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो काफ़ी ज़्यादा वो चीज़ जो पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाती है। एंड ये काफ़ी ज़्यादा वीक एरिया होता है किसी भी जजमेंटल जरिए पहुँचने के लिए। एंड इसलिए आपको जो एग्जीक्यूशंस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। तो ये प्रॉब्लम है। अब जो थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे जो सुपर पावर बनने की जो रुकावट है वो यहाँ पे एजुकेशन है। एंड इसके बारे में हर कोई बात करेगा। एंड ऑब्वियस बात है इसका सॉल्यूशन अभी तक मिला नहीं लोगों को। जो पहले से जो नॉर्म्स बनाए हुए थे एजुकेशन को लेके वो अभी तक चेंज नहीं किए गए हैं एंड काफ़ी टाइम से फॉलो करते आ रहे हैं। पर्टिकुलर डाटा के अकॉर्डिंग भी देखें तो आपको पता है इंडिया के अंदर जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो टोटल यहाँ पे इंडिया का यहाँ पे जो एक्सपेंडिचर होता है यहाँ पे 0.7% है। मतलब इतना कम रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आप बहुत ज़्यादा पीछे हैं। एंड जबकि चाइना का कंपेरिजन देखें तो 2.4% मतलब सफिशेंट है। USA का भी 3.5% है। मतलब इतना एक्सपेंडिचर हो रहा है, तो किस वक्त में क्वालिटी तो आने की आप इम्प्रूव मतलब कि आसार रख ही नहीं सकते किसी एंगल से। आपको सुनने को मिलता है यहाँ पे इंडिया के अंदर IIT भी है, IIM भी है, एम्स जैसे कॉलेजेस भी है, तो लोग कितने % है? क्या इंडिया की जो ज़्यादा जनता है वो वहीं से पढ़ के निकल रही है क्या? एंड सभी जो लोगों के सामने हाईलाइट जाते हैं ना कि 100 करोड़ का स्टार्टअप खोला है, ये खुला वो खुला, उसमें से IIT कितने होते हैं एंड कितने IIT जो पास आउट हो रहे हैं वो जाके इतने बड़े लेवल पे लोगों के सामने हाईलाइट हो पाते हैं? ये सभी जो डाटा है आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपको ये चीज़ पता होगी। सो खासकर कि मतलब ग्राउंड लेवल पे जो डेवलपमेंटल जो बोलते हैं इंडस्ट्री जो स्किल ओरिएंटेड होती है इंडस्ट्री, उस पर ज़्यादा जोर की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। दैन के एजुकेशनल जो अपन जो सीखते हैं उसको इतना इंपॉर्टेंट नहीं, जितना इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। फोर्थ जो मेजर प्रॉब्लम इंडिया को सुपर पावर बनने से रोक रही है वो यहाँ पे रीजनल कन्फ्लिक्ट है। एंड रीजनल कन्फ्लिक्ट जो एक्सटर्नल तो है ही, बॉर्डर पे तो है ही, इस तरीके से टेंशन लेने में मिलता है इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना के बीच में। एंड बीच में आपको अंदर वाले तो बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा अंदर वाले हैं जो कन्फ्लिक्ट्स हैं, जो कि आपको यहाँ पे रिलीजियस के नाम पे मिलने रिलीजन के नाम पे देखने को मिलता है, कास्ट सिस्टम के लेवल पे देखने को मिलता है। काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है। एंड मतलब जिस तरीके से मैंने जितना पता है मुझे कि जो आपके जो अगर इंटरनल मैटर का सॉल्व नहीं होंगे तो कन्फ्लिक्ट सॉल्व नहीं होंगे तो आपको जो स्टेबिलिटी है, ऑब्वियस बात है दूसरे में तो बहुत कुछ कचरा दिखाया जाता है, हमें से ये मुँह दिखाए जाते हैं, तो ऑब्वियस बात है जो डेवलपमेंट होगा किसी का वो चैनल खोल के देखेगा तो उसको अपडेट तो मिलेगी नहीं, फालतू चीज़ मिलती है देखने को। एंड लिटरली में सीधे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है मुझे कि आप इतने बड़े नेशनल शो बना लेते हैं चीज़ों को एंड अपना जो एजेंडा प्रोपेगेंडा चलाते हो
बहुत बड़ा फ़र्क होता है एजुकेशन और प्रोपेगेंडा का। आप अगर आपने स्कूल लेवल पे या फिर आपने अपने कॉलेज लेवल पे देखा होगा तो एजुकेशन और प्रोपेगेंडा बहुत बड़ी चीज़ होती है। किस तरीके से पैसे फीडिंग की जाती है, किस तरह से एक्टिव फीडिंग की जाती है, इन्फॉर्मेशन किस तरीके से पास आउट की जाती है, बहुत बड़ा चैलेंज होता है। एंड जो इंटरनल कन्फ्लिक्ट होते हैं वो डायरेक्टली आपकी इकोनॉमी को अफेक्ट करेंगे। इसके अलावा जो फॉरेन जो इन्वेस्टर है वो भी इंडिया के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट कम करेंगे, क्योंकि उनको पता है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रीजनल कन्फ्लिक्ट काफ़ी ज़्यादा हाई है। ऑब्वियस बात है, वो यहाँ पे जो गवर्नमेंट है उसका भी कोई कन्फर्मेशन नहीं रहेगा कि गवर्नमेंट कभी भी वो उठा पलटा जाता है, इसलिए इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है। तो ये भी मेजर चीज़ों में से आती है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बट काफ़ी बड़ी चीज़ होती है। अगर टॉप 5 प्रॉब्लम देखें इंडिया के अंदर तो उनमें से एक है। नाउ द फिफ्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये अगेन वो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बट इसके बारे में लोगों को बात नहीं करेंगे क्योंकि ये इतने बड़े लेवल पे उभर के नहीं आ पाती है, क्योंकि ये पे लोग बात करते नहीं है, नेशनल इशू नहीं है ये। पर्टिकुलरली ये चीज़ है ब्रेन ड्रेन को लेकर। जिस तरीके से ब्रेन ड्रेन हो रहा है, तो आपको पता है इंडिया में कितने सारे लोग हैं जो कि बाहर अपने स्कूल के टाइम, स्कूल होने के बाद में बाहर जा रहे हैं। एंड आपको ढंग की प्रोसेस काफ़ी कुछ देखने को मिलता है। अमेरिकन काफ़ी लोगों को इंडिया को वापस एक्सपोर्ट कर दिया अपनी कंट्री से। एंड ये चीज़ें हो रही है, तो आपको पता है ब्रेन ड्रेन काफ़ी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। पिछले हर साल देखें अपन लगभग 2 लाख से ज़्यादा जो इंडियन प्रोफेशनल है ना वो यूएसए और कनाडा माइग्रेट करते हैं। एंड इस चक्कर में क्या होता है कि जो इंटेलिजेंट ब्रेन होते हैं वो यहाँ पे इनोवेशन एंड जो क्रिएटिविटी के मामले में आके रहते हैं, तो वहाँ पे इंडिया के अंदर वो गैप डेवलप होता जाता है एंड ये वीक एरिया बन जाता है। अगर इंडिया के बात करें तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन सब में काफ़ी कम है, लोग बाहर जाना पसंद कर रहे हैं। तो इंडिया के अंदर रुकेगा, कौन रुकेगा? कोई नहीं रुकने वाला। एंड खासकर जिस तरह से टिकटॉक वगैरह ये सब चीज़ों के अंदर प्रमोट किया जा रहा है चीज़ों को, तो आपको पता है कि इंडिया के लेवल पे ये जो डम कंटेंट है ये काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है बड़े लेवल पे। तो फिर ये चीज़ प्रमोट की जाएगी तो ऑब्वियस बात है कि जो इंडिया के जो यूथ है जिसको मेजर सुपर पावर बताया जा रहा है वो एक्चुअल में काफ़ी ज़्यादा डिटोरिएट करने वाली है। तो दीज आर द मेजर इशूज़। तो ये कुछ डिटेल चीज़ों में डिस्कस किया यहाँ पे कि भारत के अंदर क्या क्या रुकावटें हैं जो कि सुपर पावर बनने से रोक रही है, एंड किस चीज़ों में भारत का क्या स्टैंड का पोजीशन है वो सब मैंने डिस्कस किया है। सो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अगर आगे मैं और भी सेकंड वीडियो बनाऊंगा जिसमें डिस्कस करूंगा कि सुपर पावर बनाने के लिए इंडिया के अंदर क्या क्या चीज़ें अगर बड़े लेवल पे अगर इसका सॉल्यूशन ढूंढा जाएगा तो भारत बहुत आगे पहुंच सकता है। एंड काफ़ी टाइम बाद भी नहीं, बहुत जल्दी हमारा भारत ग्लोबल पावर के अंदर लीड हो सकता है। सो दिस इज फ्रॉम डॉक्टर करण। मेक श्योर टू सब्सक्राइब चैनल अगर आपको थोड़ी बहुत ही वैल्यू प्रोवाइड करी हो।